इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती हैं? व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास तब से मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ एंड मैनेज करने की सबसे बड़ा हाथ होता है पीछे पेरेंट्स का। कैसा महसूस हुआ क्योंकि पहली जब सैलरी हाथ में आती है कि हाँ ये मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरे मंथ अपनी फिजिकल मेहनत मेंटल सारा प्रेशर झेल के जब आपके हाथ में पहली सैलरी आती है ना, उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और पहला चेक जो मुझे मिला था Yes. तो वो मतलब मैंने अपने फ़ोन में मेरे आज भी वो फ़ोटो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। नोएडा जाके जॉब करते हैं क्योंकि वहाँ पे सुना है काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छा पे आउट करती हैं। एमआर की जॉब मिली है, उस टाइम पे मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी, मेरा उसका कोई मोटिव नहीं था। तो क्या चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं? बाहर रहकर आपने क्या सीखा, यहाँ रहकर क्या सीखा, क्या डिफरेंस पाया? कॉल सेंटर में कस्टमर आप पे सारा गुस्सा निकालने आता है, अगर उसका कोई पर्सनल मैटर भी है ना, उसका गुस्सा भी वो आप ही पे निकालेंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉब करने की इतनी जल्दी क्या है कि सोसाइटी होती है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुनने। मोस्ट वेलकम आपका आज की इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट होना चाहिए, जी, आपने बताया कि आप एक मल्टीपर्पज़ पर्सन हैं और बहुत कम एज है आपकी। तो थोड़ा सा जो ऑडियंस आज की ये पॉडकास्ट हमारी देख रही है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें जिससे कि उनको आपके बारे में पता लगे। जी ज़रूर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम ज्योत्सना अरोड़ा है, मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड करंटली मैं जॉब भी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन में अपनी परसुइंग कर रही हूँ एंड ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। सो मेरे पास भी काफ़ी सारे काम हैं एंड पूरा स्केड्यूल मेरा बहुत बिजी रहता है। ओके जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, जॉब भी करती हैं, कोचिंग और ट्यूशन भी आप जी। पढ़ाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे इतने सारे काम एक साथ करने हैं? जी, एक साथ माइंड में नहीं आया था कि मुझे इतने सारे काम करने हैं। सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग हुई थी टीचिंग करने से। ओके व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तब से मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और पहले मैं मेरे पापा भी टीचर रहे हैं, तो ठीक है। उन्हीं के साथ ही मैं बैच हैंडल करती थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरा बैच हैंड ओवर कर दिया एंड जब मैं 18 ईयर्स की हुई उसके बाद तुरंत ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। ओके उसके बाद मैं अपनी टीचिंग भी कंटिन्यू रखती रही। मेरी जॉब 9 to 7 होती थी, कॉल सेंटर की बहुत ज़्यादा हैक्टिक जॉब होती है। तो 9 to 7 के बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी रात में एंड उसके बाद मेरी स्टडीज़। तो इस ऐसे करके मैनेज होता था एंड मैनेज करने की सबसे बड़ा हाथ होता है पीछे पेरेंट्स का, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी सक्सेस के पीछे। मतलब जो भी मैं आज कर पा रही हूँ उसके पीछे वो ही हैं पूरी तरह से। तो जब आपने पहली जॉब अपनी पकड़ी तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि पहली जब सैलरी हाथ में आती है कि हाँ पहला पैसा जो हाथ में आता है तो उसे पा करके आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ आपको? वो फीलिंग कोई भी बयान नहीं कर सकता है। जो पहली सैलरी आती है आपके जी। हाथ में, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि ये किसी के नहीं है, ये मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरे मंथ अपनी फिजिकल मेहनत मेंटल सारा प्रेशर झेल के जब आपके हाथ में पहली सैलरी आती है ना, उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और सब बच्चे रिलेट करेंगे, जब उनकी पहली सैलरी आती है ना, सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि अपनी मम्मी पापा को कुछ लेके दें। बिल्कुल तो वो जो फीलिंग आती है पापा को बताना कि पापा मेरी पहली सैलरी आ गई है, और उनका अप्रिसिएशन मिलना पेरेंट्स का और फ्रेंड सर्कल में उनका अप्रिसिएशन मिलना, क्योंकि फ्रेंड्स भी कुछ होते हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। एंड मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एंड मेरे पेरेंट्स भी। तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इंसेन थी, मैं उसे बयान भी नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग। बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि मैंने भी जब जॉब की थी तो पहला चेक जो मुझे मिला था Yes. तो वो मतलब मैंने अपने फ़ोन में मेरे आज भी वो फ़ोटो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है कि हाँ ये मेरा पहला चेक है। Exactly. कि आज भी अगर मैं उसको देख लेता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि कॉल सेंटर में जॉब करना आपका पहला जॉब था, जी। तो आपने फिर वहाँ से स्विच क्यों किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे, और वो जर्नी कैसी रही कि कॉल सेंटर से आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनी, तो वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा था? तो फर्स्टली सबसे पहले तो मैंने बरेली में ही जॉब करी थी कॉल Okay. सेंटर में जी एंड 3 मंथ्स के बाद 3 to 4 मंथ्स ऐसे सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नोएडा जाके जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुना है काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छा पे आउट करती हैं। जी एंड यहाँ पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स का ही नहीं, कुछ बाहर के लोग जो आपसे कनेक्ट होते हैं उनका भी हाथ रहा है, क्योंकि नोएडा में मेरी कोई भी जान पहचान नहीं थी। बिल्कुल। तो कुछ जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम नोएडा आ जाओ, आगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो उनकी वजह से मैं बाहर निकल पाई हूँ। और
जिसने ही मेरे को वहाँ जाने तक सपोर्ट किया, मैं उसको आज भी थैंक्स बोलती हूँ। एंड दूसरी जो सपोर्ट थे वो थे पेरेंट्स, क्योंकि इतनी कम एज में बाहर जाना एक बहुत ही बड़ी बात है और पेरेंट्स के लिए आज के टाइम में बाहर भेजना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई नो उन्हें मनाने में बहुत टाइम लग गया, पूरा 1 ईयर लग गया उन्हें मनाने में। एंड यहाँ से मैंने स्विच किया नोएडा मैंने MNC कंपनी में जॉब करी थी, वो भी एक कॉल सेंटर की जॉब थी। बट यहाँ पे सेल सर्विसेज थी और वहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी थी, सेल नहीं थी। और जब यहाँ पर आई उस टाइम पे मेरे को टू बी ऑनेस्ट MR का मतलब भी नहीं पता था। मैंने ऐसी जॉब पकड़ी जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता था और धीरे धीरे करते करते मेरे को इतनी सारी चीज़ें आने लगी। मेरे को बस उस टाइम पे जब भी मेरे को MR की जॉब मिली है, उस टाइम पे मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी, मेरा उसका कोई मोटिव नहीं था। बस एक होता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, नोएडा से आई थी, मेरे पे कुछ नहीं था, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो सब कुछ छूट गया था मेरा। उस टाइम पे मेरे को लग रहा था बस जॉब मिल जाए मुझे कहीं से भी। तो वहाँ उस टाइम पे मेरे को किसी ने रेफ़र किया था, जॉब मिली थी। उसके बाद अब मेरे को धीरे धीरे इन काम में इंटरेस्ट आने लगा एंड नाउ आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ये जॉब मिली है करने को। ओके, तो इन सारी जॉब्स में आपने क्या सीखा? टेलीकॉलिंग आपने कर रखी है, अब आप MR हैं और आपने नोएडा में भी जॉब की, बाहर रह कर के देखा है, तो क्या चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं? बाहर रहकर आपने क्या सीखा, यहाँ रहकर क्या सीखा, क्या डिफरेंस पाया, क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली? देखिए, यहाँ पर जो मैंने जॉब करी थी, जब आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, जितने भी लोगों ने की होगी, सबसे पहला उन्हें सीख मिलती है पेशेंस। क्योंकि कॉल सेंटर में कस्टमर आप पे सारा गुस्सा निकालने आता है। अगर इसका कोई पर्सनल मैटर भी है ना, उसका गुस्सा भी वो आप ही पे निकालेंगे एंड यू कांट से इवन अ सिंगल वर्ड टू कस्टमर। आप कुछ भी नहीं कह सकते। कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, ऑडिट होती है एंड आपको अपना गुस्सा पीना पड़ता है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है पेशेंस, क्योंकि हम किसी और की नहीं सुन सकते। बाहर अगर हमसे कोई बोल देगा, हम नहीं सुन पाएंगे, हमें उनकी कस्टमर की सुननी पड़ती थी। एंड जब मैं नोएडा गई हूँ, वहाँ पे भी कस्टमर बहुत भड़के हुए आते थे, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होता है उसकी कस्टमर केयर रही थी मैं। तो लोगों को अपने गुड्स की जानकारी, जो उनका ऑर्डर है उसकी जानकारी चाहिए होती थी, तो काफ़ी गुस्से वाले कस्टमर आते थे। तो यहाँ से हमें पेशेंस सीखने को मिलता है। एंड जब मैं MR की फील्ड में आई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है। क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे ऐसा लगता है फील्ड में, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, एजड लोग हैं, ओल्ड एज लोग भी हैं, तो वो भी जब रिस्पेक्ट से मैम कह के बात करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को, बचपन से ही मेरे को घूमने का बहुत शौक रहा है, तो इसलिए एक्सप्लोर करने को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं मुझे। बिल्कुल। जैसे कि अभी MR में आपने बताया कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन इस रिस्पेक्टफुल जॉब के पीछे जब डॉक्टर से मिलना होता है, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो प्रेस्क्राइब हो सकता है हमारी मेडिसिन को ना करें। तो इसमें भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं फुलफिल करना, कि हमें ये पूरा करना है, इतनी प्रेस्क्रिप्शन इस महीने हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब डॉक्टर नहीं करता है, तो वो जो मना कर दिया उन्होंने, तो वो फीलिंग कैसी होती है, उसको कैसे टैकल करते हैं? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फीलिंग होती है। कभी कभी हमें डॉक्टर के चैम्बर के बाहर 2 घंटे 3 घंटे वेट करना होता है, और डॉक्टर के चैम्बर के अंदर जाके 1 मिनट भी डॉक्टर हमें टिकने नहीं देते हैं। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके OPD बाहर चल रही होती है, वो बीच में MRs को बुलाते हैं, जल्दी जल्दी कॉल ले लेते हैं उनकी। एंड उस टाइम पे बस हमें एक ब्रांड अगर उन्हें बताना है ना, तो उसके बाद जो मना कर देते हैं कि चलो जाओ, देखते हैं, बाद में लिखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट फील होता है। बट ये लगता है कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू, क्योंकि इस फील्ड में एक बार में कोई भी चीज़ मिलती ही नहीं है। किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिलती है, तो काफ़ी हमें उनके डायरेक्ट रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, डेली उनको याद दिलाना पड़ता है, तब जाके हमें मेहनत रंग लाती है। ये इसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। और ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि आपकी एज कम है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉब करने की इतनी जल्दी क्या है, कि पहले आप पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लो, उसके बाद जॉब कर लेना, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन आपने बहुत पहले, आप बता रहे थे आप 10th क्लास में थी, तब से आपने कोचिंग स्टार्ट किया, तो इतनी जल्दी क्या थी? मतलब पढ़ाई पूरी करने से पहले ही आप जॉब करने लगी, इस सब में आप इंटरेस्ट लेने लगी, तो इस चीज़ के पीछे क्या था? चीज़ के पीछे मेरे पेरेंट्स का मोटिवेशन भी था और मेरा शौक भी था। कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ लोग होते हैं कि बस उन्हें अंदर से मची है, कि बस शौक है, उन्हें कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि मुझे खाली नहीं बैठ मिलता था किसी भी चीज़ में। जब मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद मेरे को इस चीज़ का शौक रहा, मतलब ऐसा लगता है कि ये काम एक बार करके देखा जाए कि क्या बुराई है इसमें करने में। फिर मैंने जॉब करी, फिर मैं और ज़्यादा बड़ा स्टेप लिया, नोएडा चली गई, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और बहुत सारे कंटेंट जब मैं बनाती हूँ, तो उस पर भी कमेंट्स आते हैं कि अभी इन सब की क्या ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। क्योंकि लोगों की सोच है, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए सिर्फ पढ़ाई है। और पढ़ाई के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है, जो हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। बियॉन्ड द बुक्स बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो आपका क्या कहना है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करते रह जाओगे तो बाहर की दुनिया आप नहीं देख पाओगे। मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल लूप है उससे बाहर आना है, कि पढ़ाई के बाद ही हम काम कर सकते हैं, उस लूप से बाहर आना। जी, जो पैट्रियार्की है या फिर जो भी है, जैसे लोग कहते हैं ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट हो जाए, सबसे ज़्यादा यही इन लोगों का रहता है, दिमाग में चलता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम कुछ स्टार्ट करें। बट अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको मौके मिल रहे हैं, अगर फैमिली सपोर्टिव है, और फैमिली मेरे ध्यान से सबकी सपोर्टिव होती है, बट उन्हें कुछ मनाने की ज़रूरत होती है, कुछ अपने अंदर से हिम्मत लाने की ज़रूरत होती है, तो काम बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। तो अभी आपका क्या शेड्यूल रहता है, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? अभी आप करंटली किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो आपका डेली शेड्यूल रहता है कि ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो क्या शेड्यूल है आपका? तो अभी मैं करंटली पढ़ाई में, और पढ़ाई में क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी 3rd ईयर में आई हूँ इस साल में, और बैचलर्स? जी बैचलर्स। एंड इसके साथ ही साथ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अभी एक ही होम ट्यूशन है मेरे पास, और जिसमें 3 बच्चे हैं। एंड साथ ही साथ मैं जॉब करती हूँ फुल टाइम, एंड जितना ही मेरा बचा हुआ टाइम होता है कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। लोगों को लगता है बहुत सिंपल चीज़ है ये, शूट करना, एडिट करना, उसे टाइमली अपलोड करना, फिर बार बार चेक करना, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले उठे, उसके बाद जॉब के लिए गए, और जॉब से पहले अगर टाइम मिल रहा है तो मैं शूट कर लेती हूँ, और मैं जॉब के टाइम पे एडिट कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलता है डॉक्टर की चैम्बर के बाहर बैठ के, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आप काम कर सकते हैं अपने हाथ में, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद घर पे जाके कभी कभी शाम भी हो जाती है, इवनिंग कॉल्स होती हैं कुछ डॉक्टर की। उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ा के, ट्यूशन का टाइम भी मेरा शिफ्ट होता रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट घर पे आके थोड़ा बहुत पढ़ के, या फिर थोड़ा स्क्रीन टाइम अपना एडिट करने में, उसके अंदर सो जाती हूँ। बिल्कुल। तो ये ऐसा शेड्यूल है कि जब कोई भी पर्सन मल्टीपर्पज़ होता है जी, तो ऐसा भी रहता है कि मैं खुद मतलब बहुत सारी चीज़ें जब हैंडल करता हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं। जैसे आपने MR का बताया, जी। हो सकता है जब आप कोचिंग पढ़ा रही हैं तो MR का भी काम उस वक्त आ जाए, है ना? और जब आप MR का काम कर रहे हैं तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का कॉल आ जाए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हो सकता है कि कोई ट्रेंड में कुछ चीज़ चल रही है तो हमें कंटेंट भी आज ही क्रिएट करना है ना? आज एडिट नहीं हो पाई तो उसको हम टाइम मैनेज करना है। तो कभी ये नहीं लगता कि इन सबको छोड़ के एक ही काम करना चाहिए? बहुत बार, सच बताऊं तो बहुत बार ये लगा है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। एंड गर्मियों के जो टाइम होता है ना, इन दिनों बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है अंदर। लाइक फील्ड से आए, अब पता है अरे आज ही ये कंटेंट शूट करना है, या कोई ब्रांड का कोलैब पड़ा है तो अरे आज ही उसको शूट करके देना है, कंटेंट देना है। तो ये चीज़ सारी प्रेशर रहती है। उसके बाद ट्यूशन से भी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चे को अच्छे से टाइम दें। कुछ पेरेंट्स होते हैं मुझसे बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को एटलीस्ट 2 आवर पढ़ाइए, 1.5 घंटा पढ़ाइए। तो वहाँ पे भी प्रेशर झेलना पड़ता है कि बच्चे को भी उसमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए पेरेंट्स को। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, तो लगता है अरे सब छोड़ो, एक काम करो, घर में बैठ के कॉन्टेंट क्रिएशन ही कर लो। क्योंकि जब ये सारी चीज़ चल रही होती है तो इंसान सबसे ईजी चीज़ ढूंढता है। तो घर पे बैठ के कंटेंट क्रिएशन करना मेरे ख्याल से फील्ड जॉब से थोड़ा सा इजी है। तो कभी कभी यही ख्याल आता है जॉब भी छोड़ो, ट्यूशन भी छोड़ो, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करो। तो अभी तक आपने बाकी चीज़ें छोड़ी नहीं है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? बस मेरे पापा, क्या अभी भी आप मल्टीपर्पज हैं? जी, पापा मेरे मोटिवेशन है। कभी कभी मैं ऐसा हो भी जाता है ना कि मैं बिल्कुल ही ऐसा बोलती हूँ। मैं कई बार मैंने पापा से बोला है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो सोशल मीडिया लाइफ में बच्चों को नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होने देते हैं। तो मेरे पापा ऐसे हैं कि मैं बोलती हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ। पापा बोलते तो क्या होगा, कर तो रही हो ना। बोले आज अगर हम तुम्हारे 250 सब्सक्राइबर है तो कल को तुम्हारे 1000 भी होंगे। तो बोले करते रहो कंटिन्यू, और साथ साथ जॉब भी कर रही हो, कोई तुम्हारा ये फिक्स तो है नहीं, तो जॉब कर रही हो, करने में क्या जा रहा है। तो जहाँ पे मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, सबसे पहले सपोर्ट में या तो मेरे कुछ सिलेक्टिव फ्रेंड्स हैं वो होते हैं, या मेरे पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल। और इससे मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है कि लगता है चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और आप देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पे जब देखते होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जब फॉर्म आता है, एग्ज़ाम होता है, तो बहुत भीड़ हमें देखने को मिलती है। तो आपकी हमारी एज के बहुत सारे लोग उस भेड़ चाल में भी हैं, और वो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए, वो डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। अभी भी वो स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन्हें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए। उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या उन्हें साथ में कुछ और भी देखना चाहिए, या सिर्फ अभी स्टडीज़ पे ही फोकस करें?
देखिए, अगर उनकी जगह खुद को रख के देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बच्चा कर रहा है, मान लीजिए कोई सपोज गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ हमें वही दिख रहा है, उसके पीछे का जो उसका प्रेशर है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, कुछ पेरेंट्स का सिर्फ यही मोटिव होता है बच्चे की हमारी पढ़ लिख के बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बहुत से लोगों की सोच होती है, और ये सोच गलत नहीं है, क्योंकि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चा है उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में माना जाता है बहुत सिक्योर है, ठीक है, उससे अच्छी इनकम आती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो बच्चे को पढ़ना पड़ता है। कभी कभी इसका मन नहीं भी करता है तब भी पढ़ना पड़ता है। अभी आप नीट का एग्जाम ही देख लीजिए, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम क्रॉस नहीं होता उनका। तो अभी पेपर लीक हो गया, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो इसके पीछे ये है कि आप अगर आप कुछ कर रहे हैं तो साइड बाय साइड अगर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो कोई स्किल सीख लीजिए, क्योंकि आजकल ज़रूरी नहीं है कि आप रिमोट वर्क ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए। बाकी रही गवर्नमेंट जॉब की बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो मैं नहीं मानती कि आप एक 10 घंटे की जॉब हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि 10 घंटे तो उसमें भी चाहिए लगभग पढ़ने के लिए, 10 से 12 घंटे, तो वो तो नहीं हो पाता है हैंडल, इसीलिए उन बच्चों की भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर करनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहें, जिससे कि अगर फॉर एग्जांपल उनका कोर्स अगर क्लियर नहीं होता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो वो उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं कि हाँ चलो पिछले 5 साल में मैंने जो सीखा है उसको मैं स्केल कर सकता हूँ, उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, उससे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो वहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जो फील्ड वर्क आप करती हैं बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक चीज़ हर जगह सेम है, जो होता है नेग्लिजेंस, जो आप बाहर भी फेस करती होंगी सेल्स में, और सोशल मीडिया पे भी होता है कि हाँ व्यूज़ नहीं आए, और या ये वीडियो नहीं चली, मेहनत बहुत सारी की, डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो सोशल मीडिया लाइफ में और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस आपको फील होता है, और कैसे दोनों को अलग अलग टैकल करते हैं? सोशल मीडिया लाइफ में लोग सिर्फ ये बोल के डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे बहुत टाइम से तुम कर रही हो, अभी तो तुम्हारे व्यूज़ नहीं आए हैं। कभी कभी जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर जिनसे बोल दो ना कि अरे वो मेरा ना कंटेंट बचा हुआ है, वो मेरे को वो शूट करना है, तो उस चीज़ का ना मजाक बन जाता है, अरे क्या शूट करना है तुम्हें, इतना तो व्यूज़ भी नहीं है तुम्हारे जितनी तुम मेहनत कर रही हो। तो ये चीज़ अंदर से बुरी लगती है, लेकिन हम उन लोगों को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सच में व्यूज़ नहीं है, बट हम अपनी मेहनत कर सकते हैं कि आगे जाके इसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। एंड मैं मानती हूँ मैंने भी स्टार्टिंग से बहुत सारी गलती करी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी होती है कॉन्टेंट क्रिएट करने की, तो काफ़ी गलती रही हैं, तो उसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो इन रियल लाइफ होता है वो होता है, अगर मैं MR की जॉब कर रही हूँ कि डॉक्टर की तरफ से जो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, या जो कभी कभी जो सीनियर से सुनना पड़ जाता है कि, क्योंकि बहुत सारे हमारे फील्ड वर्क के अलावा भी ऑफिस से रिलेटेड काम है, रिपोर्ट सबमिट करनी है डेली की, कॉल चढ़ाने, कितनी आपने कॉल्स करी हैं, तो काफ़ी काम घर पे आके ही मुझे ऑफिस के ही करने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो दोनों में यही है कि कहीं कहीं वर्बली सुनना पड़ता है, कहीं कहीं कमेंट सेक्शन में सुनना पड़ता है, कभी कभी फ्रेंड सुना देते हैं, कभी कभी सीनियर सुना देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग जगह डिसअपॉइंट करती हैं। बिल्कुल। तो एक सक्सेसफुल MR बनने के लिए क्या कुछ पॉइंट्स आप देखती हैं लाइफ में कि सक्सेसफुल MR की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको डेली अपना शेड्यूल ये रखना चाहिए? सक्सेसफुल MR की सबसे पहली जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक तो होता है फॉलो अप डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सारे MR से मिलते हैं, पहले इतने नहीं थे जितने आज हो गए, बहुत सारी कंपनीज हैं एंड बहुत सारे MR से मिलते हैं, सबके पास सेम कॉम्बिनेशन की दवाई होती है, सेम मॉलिक्यूल्स की, तो डॉक्टर आपकी कैसे याद रखेगा? तो आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा कि आपको डेली रिमाइंडर्स लगाने हैं, उन्हें अपना याद दिलाना है कि सर हमारा ये ब्रांड है, आपको इसे चलाना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है, पोलाइटली बात करनी। अंदर आपको कितना भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो कि डॉक्टर लिख नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, बट आपको उनके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो जो उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। एंड दूसरी बात, आपकी ग्रूमिंग मैटर करती है, बहुत सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है डॉक्टर के सामने। अगर कोई अच्छा ग्रूम है, वेल मेंटेन करके अपने आप को जाता है, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है अच्छे डॉक्टर पे। एंड जो ऐसे ही जाते हैं, बस उन्हें जाना होता है, अपनी फॉर्मेलिटी करनी होती है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप डॉक्टर के सामने किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक MR की क्वालिटी होती है। एंड साथ ही साथ तीसरी क्वालिटी होती है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर से नहीं लिखवा पाएंगे, क्योंकि 98% डॉक्टर कभी भी एक बार में नहीं लिखते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होते हैं, कभी कभी आप पे थोड़ा सा तरस खा के भी डॉक्टर लिख देता है कि इतने धूप में बच्चा मेहनत कर रहा है, चलो लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं वो नहीं लिखते हैं। तो आपको अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो
आपने अभी बताया, तो सेल्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपने ग्रूमिंग जी। वाला पॉइंट बोला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या रोल आपको लगता है सेल्स के अंदर? सेल्स के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है सामने वाले के ऊपर। जैसा आपको इतना नहीं लगेगा जितना सामने वाला आपसे इंप्रेस हो सकता है। पर्सनालिटी अगर आपकी अच्छी है, पर्सनालिटी में सिर्फ आपकी फिजिकल पर्सनालिटी नहीं आती है, आपकी मेंटल पर्सनालिटी भी आती है। अगर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं डॉक्टर के साथ, अगर आप अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके एरिया में यूज़ होती है, तो कभी भी डॉक्टर इंप्रेस नहीं होगा। ये बात अलग है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी विलेज लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं, घर पे किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अगर हिंदी यूज़ करनी भी है, क्योंकि बहुत जगह तो डॉक्टर इंग्लिश में बात करते हैं, या अगर आपको हिंदी यूज़ करनी भी है तो वो मिक्स होनी चाहिए। मतलब अच्छे प्रोफेशनल वे में आपको डिलीवरी करनी आनी चाहिए वर्ड्स की। तो बात करने का तरीका, एंड आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। कभी कभी कुछ एमआरस होते हैं ना, डॉक्टर का पर्सनल टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, या कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, तो ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको बस अपने काम से काम रखना चाहिए, एंड बाकी आपको अपने बात करने का ढंग बदलना चाहिए, और आपको ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, तो डॉक्टर ज़रूर इंप्रेस होता है। बिल्कुल। आप एक फीमेल हैं, तो आपने क्या फील्ड में इसका कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज महसूस किया कि हाँ मैं एक लड़की हूँ तो मुझे ये एडवांटेज मिला फील्ड में और ये डिसएडवांटेज मिला? एडवांटेज बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं जी। एडवांटेज ये है कि जो लड़कों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मतलब लड़कों को कभी कभी सीनियर कुछ ज़्यादा सुना देते हैं। हम लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना कि लड़की है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, मैनेजर एमआरस को डांट देते हैं कि तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो उसी तरीके से बोलते हैं हमसे, लाइक उसको पोलाइट वे में बोल देते हैं, क्योंकि हम एक लड़की हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वे आ जाता है बात करने का। एंड जो डिसएडवांटेज है वो थोड़ा सा ये है कि हम डॉक्टर से उतना कनेक्ट होकर बात नहीं कर सकते एक मेल डॉक्टर से जितने एमआर मेल कर सकते हैं। तो जितना आप कनेक्ट होकर बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ एमआर मेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैमिली रिलेशन बन जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर से पर्सनल बातें करने लगते हैं, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। और फीमेल डॉक्टर इतनी बात करती नहीं है, ये दोनों बातें हैं। मेल डॉक्टर्स बात करते हैं तो उनके साथ हम उतना कनेक्ट हो नहीं सकते, और फीमेल डॉक्टर इतनी बात करती नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी। तो जो आपका एक्सपीरियंस अब तक का है, आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, आपको जो भी जॉब में टाइम हुआ है, तो आप फील्ड में भी देखती होंगी और भी जगह देखती होंगी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि और लोगों में नहीं है? मैंने जो वो चीज़ 20 साल की उम्र में सीख ली है और लोग 30 की उम्र में भी नहीं सीख पाते। जी, ये चीज़ है, थोड़ा सा मैंने देखा है अपने, थोड़ा सा बात करने का तरीका या फिर प्रेजेंट करने का तरीका, या मेरी सबसे बड़ी चीज़ है कैचिंग पावर। कैचिंग पावर मेरी बहुत ही अच्छी है, ऐसा मैं मानती हूँ। और खुद में अगर कोई आपको अच्छाई है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कैचिंग पावर, किसी भी चीज प्रोडक्ट की नॉलेज, या फिर कोई डॉक्टर है, मतलब मेरी थोड़ी सी याददाश्त भी अच्छी रहती है इस मामले में, कि अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला है, कहीं कहीं ऐसा होता है याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, डॉक्टर ने कुछ बोला है कि मेरे को ये चीज़ याद दिलाना, तो मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ कभी कभी। लेकिन मेरी कैचिंग पावर फील्ड में कि अच्छा इसका बिहेवियर कैचिंग पावर मेरी बहुत अच्छी है। ऑब्जर्वेशन, अगर डॉक्टर के मन में ऐसा कुछ है, अगर उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर नेक्स्ट टाइम में ज़रूर मेरा ब्रांड लिख देंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम में उसी ब्रांड के लिए उनको फोर्स करती हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। बिहेवियर, बिना कुछ कहे मैं बिहेवियर पढ़ सकती हूँ लोगों का। और एक लड़की जब बाहर काम करती है या जॉब करने लगती है, तो घर वालों ने तो आपको सपोर्ट किया, लेकिन जो सोसाइटी होती है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, रिलेटिव्स होते हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो उसको कैसे टैकल किया और क्या क्या चीज़ें सुनने को मिली आपको? देखिए, पेरेंट्स के साथ साथ मैं अगर कहूँ तो मेरे रिलेटिव्स ने भी आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए टॉन्ट नहीं मारा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा बहुत ही कम लोग हैं रिलेटिव्स में जो किसी भी चीज़ के लिए टॉन्ट ना मारें। तो मेरी जो कजिन्स हैं और मेरे जो मतलब ननिहाल और ददिहाल के लोग हैं, कभी भी उन्होंने ऐसा डीमोटिवेट नहीं किया। मैंने जो काम भी किया, मेरे को हर चीज़ में एप्रिसिएशन मिला। कभी भी उनका कॉल आता है, अच्छा तुम्हारा ये काम हो गया, बहुत ही अच्छा कर रही हो, करती रहो। कंटेंट क्रिएशन में भी मेरे को कंटिन्यू उनसे सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये मेरे को बहुत थोड़ा सा अचंभित वाली बात लगती है कि ऐसा आज के टाइम में ऐसे रिलेटिव्स हैं मेरे पास। और रही सोसाइटी की बात, सोसाइटी में कभी भी किसी ने मेरे से मुंह पे नहीं बोली ये बात। अब पीछे कोई भी सोचे, कोई भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हम मेरे हिसाब से सिर्फ हमें पेरेंट्स से पढ़ना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किसी से फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा कोई एट द एंड साथ होता नहीं है। और सोसाइटी ने कभी मुझसे मेरे मुंह पे नहीं बोला, अगर कभी बोलेंगे तो उनको जवाब भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सुनने वाले
क्योंकि ऐसा कुछ मैं गलत नहीं कर रही हूँ जिसमें मुझे सुनना पड़े। ओके, तो जो भी हमारी ऑडियंस आज की इस पॉडकास्ट को देख रही है, जी। तो उसमें आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अभी हम रेडी नहीं हैं मेंटली, मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला है, मैं जब मेरे से कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं मेरी जॉब लगवा दो, तो मैं उन्हें जब रेफ़र करती हूँ ना कि अच्छा मैंने ना एक कॉल सेंटर में जॉब करी थी, तुम वहाँ करके देख सकती हो। ठीक है। तो वो जब मैं काम बताती हूँ ना उन्हें, वो पूछते हैं ना क्यूरियोसिटी में कि क्या क्या करना होता है वहाँ पे, तो जब मैं उन्हें काम बताती हूँ तो वो पीछे हट जाते हैं इस सब Okay. चीज़ों से। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे किसी भी फील्ड में, तब तक आप बिल्कुल नहीं जानेंगे। जब तक आप घर के अंदर बैठे हैं ना, तो आपको वही आपकी दुनिया है। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी आप लोगों को जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि सारे काम 10 तरीके के काम 10 तरीकों से कैसे हो सकते हैं। Okay. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। सबसे पहली बात तो यही है, पढ़ाई आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं भी अगर ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद पीजी कर लूँ, उसके बाद पीएचडी कर लूँ, तो मेरी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं अगर 10th क्लास से मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैंने बहुत कुछ आगे तक सीख लिया है और ये आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी अपनी टीन एज में हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ाई के अलावा भी स्किल सीखने की। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये स्पेसिफिक जॉब करें, बट आप कुछ ना कुछ सीखते रहें जिससे कि आपको आगे जाके अर्निंग मिले। क्योंकि आजकल एआई का स्कोप देख लीजिए आप कितना है, एडिटिंग का स्कोप देख लीजिए कितना है। तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, इसके बाहर भी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग करके एंड आप अपनी एक रिस्पेक्टफुल इमेज बना सकते हैं एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का जो भी हमने डिस्कशन किया, आपको क्यों लगता है कि इस पॉडकास्ट को लोगों को देखना चाहिए? थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए देखना चाहिए कि इससे हो सकता है लोगों के मन में मे बी ये चीज़ का मोटिवेशन आ जाए कि अगर मैं कर रही हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे से भी बहुत टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो जो भी ऑडियंस देख रही है उन तक मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप में कुछ टैलेंट है तो आप दिखाइए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसी से रिलेटेड लाइन पकड़ लीजिए। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसका प्रोफेशन बना लीजिए। अपने पैशन को अगर आप प्रोफेशन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप स्मूथली कर पाएंगे वो काम। मेरा टीचिंग अगर पैशन है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, तो मैंने एमआर की जॉब के साथ भी ट्यूशन पढ़ाना कंटिन्यू रखा। चाहती तो मैं भी छोड़ सकती थी, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ एंड उससे मुझे अर्निंग भी हो रही है। सो इधर प्रूव होता है कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते तो वहाँ से आपको अर्निंग ज़रूर होगी एंड आपको भी खुशी होगी अंदर से। जब मैं पूरे दिन में थक कर आती हूँ और जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि काम ये भी कर रही हूँ मैं, बट मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी पसंद की चीज़ है। तो उनसे यही कहना चाहूँगी और ये इसलिए देखना चाहिए कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल है तो प्लीज़ करिए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है हम लोगों को भी नहीं पता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपटीशन। तो अपनी स्किल दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको और वो करिए। अगर और अपने पेरेंट्स का भी ट्रस्ट मत तोड़िए, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि बच्चे कभी ना कभी उनके ट्रस्ट को चोट पहुंचाते हैं थोड़ा सा, इसलिए पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मत तोड़िए एंड साथ ही साथ अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप कंटिन्यू रखिए, तो पेरेंट्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ओके, तो अब आपने बता ही दिया है कि लोगों को क्यों देखना चाहिए आज का ये पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को ऐसा भी लगता था काफ़ी टाइम से कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं वो लोगों तक पहुँचे, या लोगों को थोड़ा भी अगर मेरे से मोटिवेशन मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी मेरे लिए। और मेरे को यहाँ पे डिस्कस करके ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं जो कि बहुत सारी ऑडियंस के साथ जाएगी। तो मतलब ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है कि मैं यहाँ पे बैठ के कैमरे के सामने किसी को बता पा रही हूँ अपनी बातें। तो इट वॉज टू गुड। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और इस पॉडकास्ट के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।